हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग फिर से मॉडर्न हिस्ट्री विद बिहार के साथ एक नए लेक्चर में आप सबों का बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो कि महात्मा गांधी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल को बनाएगा और बीपीएससी उस थीम को पकड़ता है जो है साइमन कमीशन एंड नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इस लेक्चर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले क्रैक करेंगे और उसके क्रैकिंग क्वेश्चन को लेकर के फ्रेम वाइज क्वेश्चन को बनाते हुए और लेक्चर को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम लोग पास्ट में आए हुए सवाल को भी बना सकें और फ्यूचर में आए हुए सवालों के साथ हम लोग लड़ाई भी कर सकें। देखिए पास्ट में आए हुए सवाल कैसे हैं। व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड, ध्यान देंगे अपॉइंटमेंट कब हुआ उसका, और एक बार सवाल पूछ दिया कि इंडिया में उसका विजिट कब हुआ। ठीक है, ये दोनों शब्द में अलग अलग है, ये दोनों शब्द अलग अलग है। यानी साइमन कमीशन बना कब, यानी एक टेबल पे उसकी कार्रवाई कब की गई कि चलो अब एक साइमन कमीशन को लाया जाए, और भारत में वास्तव रूप से जमीन में लैंड कब किया। ये दोनों सवाल अलग अलग हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए दोनों में मैच करता हुआ ऑप्शन है। ठीक है, 27 और 28 में दोनों में कंफ्यूजन है। इसका उत्तर लेक्चर के दौरान मिलेगा और सारा उत्तर हम लोग को कहां मिलेगा, आप लोग को टेलीग्राम चैनल जो कि क्या है @सिविल सिविल संग्राम, यहां पर आप लोग को इसका एक्सप्लेन्ड पीडीएफ मिलेगा। आप लोग जाकर के इस पीडीएफ को भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सवाल को देखो पहले, व्हाट वाज द मेन रीजन, क्या मुख्य कारण था फॉर द बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन बाय इंडियंस, भारतीय लोगों ने साइमन कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया, क्यों बहिष्कार किया। इन सब इसमें से आप लोग को चूज करना है। सब का उत्तर मिलेगा आपको लेक्चर के दौरान, और हम बैक कर करके जहां इसको पढ़ा देंगे कारण वहां पे आप लोग को बैक करेंगे और बताएंगे कि देखिए इस सवाल को कैसे करिएगा। जवाब यहां पे मिलेगा आप लोग को। हु गिव द स्लोगन गो बैक, साइमन गो बैक फेमस स्लोगन किन्होंने दिया। ये सब सवाल को देखो, बस कितने सवाल अभी तक पूछे गए, हमने 10 सवाल लिया है। ऑन एन एवरेज एक सवाल, 10 साल का क्वेश्चन लेने का काम किया। एक एक ईयर में 2 सवाल भी पूछे गए हैं। किसी बीपीएससी का टीचिंग वाला से भी हमने क्वेश्चन को उठाया, बीपीएससी का जो एसएससी एग्जाम कराती है वहां से भी सवाल को उठाया। तो देखिए ये जो पेज है इसमें बीपीएससी का टीचर वाला क्वेश्चन है, कैसे कितना इजी जी क्वेश्चन है। व्हाट वाज द आउटकम ऑफ साइमन कमीशन, यानी साइमन कमीशन का आउटकम क्या निकला। जब साइमन कमीशन गठन हुआ था, भारत में आया, उसका बहिष्कार हुआ, तो कुछ तो आउटकम निकला होगा। रिपोर्ट उसको सबमिट किया 1930 में, 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट को सबमिट किया, तो वही उसका आउटकम था, यानी उसका फल क्या था, फल क्या था उस विषय को लेकर के। तो उसको हम लोग देखेंगे, उसको इसका आंसर हम लोग पूरे लेक्चर में देखेंगे। ये सब सवाल है, आप लोग देख लीजिए। इसी सवाल को देखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन को देखते हुए, इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने लेक्चर को तैयार किया है ताकि फ्यूचर में कोई एक भी सवाल आपसे नहीं छूटे। कोई एक भी सवाल पूछ ले, टीआरई में पूछ ले, बीपीएससी में पूछ ले, यानी सारे बीपीएससी के जितने भी एग्जाम है और अदर स्टेट पीसीएस के सारे एग्जाम है, इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने इसको अंदर किया है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। कहानी है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का, दोनों को एक साथ ही हम लोग पढ़ते हैं। फिर हम लोग का आ जाएगा लखनऊ सेशन का पैक्ट, लखनऊ सेशन, उसमें हम लोग कहानी वहां पर समझेंगे। फिर हम लोग शुरू कर देंगे 1930 का, गांधी जी का पूरा रिवोल्ट लेकर के वहां से भारत को आजाद करेंगे, एक सांस में आजाद करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक 1929 तक का कहानी हम लोग यहां से गढ़ते हैं, और कहानी को गढ़ने का काम होता है साइमन कमीशन से। साइमन कमीशन आया भाई साहब, तो साइमन कमीशन आने का एक वजह होगा, कोई मुख्य कारण के वजह से साइमन कमीशन को लाया गया होगा। तो साइमन कमीशन लाने का एक मुख्य पहला वजह था 1919 का जो एक्ट था, उस एक्ट में एक बात लिखी गई थी कि हम लोग क्या करेंगे, एक कमेटी को फॉर्म करेंगे हर एक 10 साल पे, जो आएगा भारत में और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को देखेगा। यानी जो हम लोगों ने 1919 में एक्ट में ये बिंदु रखे हैं, ये बिंदु भारत में किस तरह से कार्य कर रहा है, ये बात को पूरी तरह से वो सुपरविजन करेगा ये कमेटी। उसी कमेटी को नाम दिया गया साइमन कमीशन, क्योंकि इसका अगुवाई कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन इसका अगुवाई कर रहे थे। इस वजह से इस कमेटी का नाम साइमन कमीशन दिया गया। ठीक है, बात यहां पे समझ में आया। तो इस कमेटी को लाया गया था फॉर द सुपरविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, संवैधानिक जितने भी कार्य 1919 के एक्ट में लिखे गए थे वो भारत में सही रूप से लागू हो रहा है कि नहीं, वो उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यानी पूरा सुपरविजन वर्क करने के लिए इसको लाया गया था। और ये कमीशन को एक और हदायत दिया गया था कि आप कोई रिफॉर्म हो
तो बताएं, कोई कमी हो तो बताएं। यानी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल, एक वर्ड आएगा आप लोगों को, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, ठीक है, संवैधानिक किसी तरह का बदलाव करना हो, या फिर कोई एक्ट जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है वो एक्ट सही से नहीं चल रहा है, तो ये एक रिपोर्ट बना करके दीजिए, जिसका रिपोर्ट उन्होंने 1930 में 2 वॉल्यूम में, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में जमा किया। ठीक है, ये इसका मुख्य कारण था। 1919 एक्ट को सुपरविजन करने के लिए साइमन कमीशन को बनाया गया, क्योंकि उस एक्ट में लिखा गया था, उस एक्ट का एक वॉल्यूम में लिखा गया था कि एक कमिटी को गठन किया जाएगा 10 साल बाद। ठीक है, लेकिन होना चाहिए था 1929 में, लेकिन अभी देखिए कारण अभी और आपको बताएंगे क्यों इसका हम लोगों ने बहिष्कार किया, क्योंकि ये 2 साल पहले ही लाकर ब्रिटिशर्स ने दे दिया था। चलिए अब इसका फॉर्मेशन और इसके मेंबर्स के बारे में समझते हैं। आप लोगों को तो पता चल गया कि इसके मेंबर कौन थे। पहला, ये इसके सर जो थे भाई, टेबल पे जो बैठता है मुख्य रूप से, उसका नाम क्या था, सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन नाम पड़ा। ठीक है, पहला बात, ये अनाउंस कब हुआ, 8 नवंबर 1927। यही क्वेश्चन तो था। आइए अब इस क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। यही क्वेश्चन तो था। क्वेश्चन कर रहा था बाबू, व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड, यानी उसका गठन कब किया गया। इसका उत्तर आपको इस पेज में है, यानी 1927 को 8 नवंबर। मान लीजिए साल पूछ दिया है, दिन भी पूछ दे तब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने डेट भी दे दिया है। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया। ठीक है, इसका अपॉइंटमेंट किया गया। भारत में आया कब, अराइव्ड इन इंडिया, ये सवाल भी पूछ चुका है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1928। हम कह रहे थे कि आप लोग कंफ्यूज होइएगा 1927 और 1928 में। इसका गठन होता है 27 में और भारत आता है 28 में, 3 फरवरी को। डेट भी दे दिए हैं, क्योंकि ईयर पूछ दिया है, हो सके कि डेट पूछ दे अगला बार, इसलिए डेट, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इससे ज्यादा इस पे और कोई सवाल नहीं बन सकता है। आपने बताया, हमने बताया कि इसको हेड कौन कर रहे थे, सर जॉन साइमन। इन्हीं के ऊपर इसको साइमन कमेटी, साइमन रिपोर्ट, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसके चेयर कौन कर रहे थे, यानी अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो 2 लोग थे, क्लीमेंट एटली और सर साइमन। जो भी जॉन साइमन थे वो दोनों मिलकर ज्वाइंटली इसको चेयर पे, यानी चेयर पे इन लोग दोनों इसे सामने बैठता था, और 5 लोगों इसे 7 लोगों का मेंबर था। और 5 लोग कौन थे, पॉलिटिशियंस थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटेन पार्लियामेंट के 5 पॉलिटिशियन थे, और ये लोग 2, यही तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बने थे, क्लीमेंट एटली, यही थे फॉर्मर, आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये थे, और सर जॉन साइमन थे। ये सवाल आ सकता है, चेयर्ड कौन किए थे, दोनों ऑप्शन हो सकता है, कोई एक नाम हो सकता है। क्लीमेंट एटली होगा ऑप्शन में, तुम लोग नहीं मारोगे, नन ऑफ दीज कर दोगे, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं करना, ये ऑप्शन है, सही है। ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द, ही वाज ज्वाइंटली सिटिंग अलोंग विद साइमन, जॉन साइमन। सो बोथ ऑप्शन आर करेक्ट। इन दोनों में से नाम दिखे तो भी सही है, और दोनों दिखे तो और सही है। ठीक है, इसमें टोटल कुल कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे, जो कि 5 अदर कौन थे, अदर पॉलिटिशियंस थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के। यहां तक कहानी, यहां तक भूमिका आगे बढ़ाते हैं, और देखिए अब फीचर इस एक्ट का क्या था, क्या था, सॉरी फेलियर क्या था इसका। सबसे पहले हम लोग फेलियर पे बात करते हैं। ये एक्ट आया तो भाई इतना हर हंगामा हुआ, कपार फोड़ा फोड़ी एकदम भयानक तरीका से हुआ। काहे हुआ, ये एक्ट में था क्या, पहले बात को बाद में समझेंगे। ये पहले हुआ क्यों, व्हाई द पीपल ऑफ इंडिया डू नॉट एक्सेप्ट दिस एक्ट, पहला सवाल होता है कि लोगों ने इसका बहिष्कार क्यों किया। लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे उसमें, 2 अच्छे अच्छे बड़े ऑफिसर्स थे उसमें, फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर थे उसमें, तो व्हाई द पीपल हैव रिजेक्टेड दिस। ठीक है, फेलियर, तो फेलियर क्यों होता है, कुछ पुराने घाव से होता है। हम लोगों ने पुराने कुछ जख्म झेले थे, उस जख्म की झलक है वो सनम जो तुमने हमें दिया था। वो जख्म कौन था, 1923 का ली कमीशन, ये बहुत गंदा कमीशन था। इसके जख्म के स्वरूप में हम लोगों ने बॉयकॉट किया था, किसको, साइमन कमीशन को। ऐसे ऐसे 3 कमीशन आए थे, ली कमीशन, मुंडीमैन कमीशन, और एक लिलिंथिगो कमीशन। ठीक है, 3 कमीशन, इनकी जो जख्म थी हम लोग भूल नहीं पाए थे, और उसके जख्म को लेकर के लगा कि साइमन कमीशन भी ऐसे ने कुछ होगा, इसलिए लोग विरोध करे। तो क्या था सर, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी में बहुत बार पूछा जाता है, और एमपीपीसीएस में भी, और यूपी में भी, और बिहार में एक बार पूछा है। अभी तक एक बार बिहार में पूछा था, वो भी लिंथिगो कमीशन को पूछा था। ठीक है, हो सकता है इन दोनों कमीशन को पूछा जा सके। तो पहले देखिए, ली कमीशन कब आया, 1923। इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद रखेंगे, क्योंकि अभी एमपी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ दिया था, पहले ली आया, मुंडमन आया, उसके बाद लिथिंगो आया। ठीक है ना, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखेंगे, पहले ली कमीशन आने का आया आया 1923 में। ठीक है, इसका एक और नाम है रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया।
ठीक है, ये आया था। ये किस लिए आया था भाई? फोकस ऑन यूरोपियन एंड इंडियन सिविल सर्वेंट। देख अपॉइंटमेंट को लेकर के यहां पर हो क्या रहा था ना, रेशियल अपॉइंटमेंट हो रहा था। एक वर्ड आप लोग लिखिएगा, रेशियल अपॉइंटमेंट। क्या हो रहा था कि गोरे लोग जितने थे ना उनको सिविल सर्विस में ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था और इंडियंस को कम दिया जा रहा था। तो सिविल सर्वेंट का अपॉइंटमेंट को लेकर के, उनके पोस्टिंग को लेकर के सुपरविजन करने के लिए ये ली कमीशन आया था। लेकिन इसका विरोध लोग क्यों किया, इसका फेलियर क्यों हो गया? क्योंकि ये कुछ उत्पन्न नहीं कर पाया। यानी मेन कारण क्या हो गया? नो फ्रूटफुल रिजल्ट। नो फ्रूटफुल रिजल्ट, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं था। बना तो कमीशन, पैसा एलोकेट हुआ, बजट में सब चीज हुआ, उसके कमिटी के मेंबर आए, रहे, खाए, नाचे, गाए, सब किए, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट देकर के नहीं गए। भाई भेदभाव तो था ही। जितने भी ब्रिटिशर्स के सिविल सर्वेंट थे वो हायर पोस्ट पे थे, अच्छे फैसिलिटीज थे, अच्छे एम्यूनिटीज में जी रहे थे। बट इंडियंस के जो सिविल सर्वेंट थे घिन चुन के थे और उनका अच्छा से ध्यान भी नहीं रखा जाता, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी था। तो ये इसका कुछ अच्छा सा नहीं हुआ। यानी एक खुनुस यहाँ पे, पहला घाव यहाँ पे मिला हम लोग को। ठीक है, एक घाव। फिर आता है कौन सा? मुंडीमन कमेटी। यह मुंडीमन कमेटी जो 1924 में आता है, इसका एक और नाम है रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ इंक्वायरी कमेटी। ये किसके लिए आता है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को चेक करने आता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो 1919 में हुआ था उसको चेक करने आता है, यानी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। जो 1919 में एक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म आया था, डायर किया आया था, ये सब सारी आया था, तो उसको रिपोर्ट को चेक करने, वेरीफाई करने के लिए आया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट 1919 के द्वारा जो लॉन्च किया गया था उसको ये वेरीफाई करने आया था कि चल रहा है कि सही से नहीं। इसी का बड़ा स्वरूप था साइमन कमीशन, इसी का बड़ा स्वरूप था। ये एक छोटा सा कमिटी था जो कुछ प्रोविंसेज में भेजा गया था, लेकिन साइमन कमीशन जो था वो पूरे भारत के लिए था। बात को समझिए। एक ऐसा सवाल भी आ सकता है, व्हाट वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन मुंडीमन कमिटी एंड द साइमन कमीशन? मुंडीमन कमिटी जो था कुछ प्रोविंसेज में, जैसे कि बॉम्बे प्रोविंस में खास करके था, ये बंगाल प्रोविंसेस में बड़े बड़े अच्छे अच्छे खासे प्रोविंस जो नामी ग्रामी थे उन प्रोविंसेस में था, बट और पूरे भारत के लिए नहीं था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को, यही वर्ड रहेगा। और पूछा कि ली कमीशन किसके लिए आया? सिविल सर्वेंट और इंडियन को देखने के लिए। मुंडीमन कमेटी किसके लिए आया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए। लिंथिगो कमीशन किसके लिए आया? तो एग्रीकल्चरल एंड रूरल इकोनॉमी के लिए। इसका एक और नाम है रॉयल कमीशन एग्रीकल्चर। ये 1926 में आया था, 1928 में अपना रिपोर्ट जमा किया था, 2 साल में ये इंक्वायरी किया था। ये किया था भाई साहब कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रहा है, और रूरल में जो इकोनॉमी है उस पर रिपोर्ट बनाना। और ये रिपोर्ट इस तरह से बनाना कि यहां पर मान लीजिए चावल अच्छा हो रहा है तो चावल बढ़िया क्वालिटी में हो और इसको इंपोर्ट करो ले जाकर ब्रिटेन में। यहां पर कॉटन अच्छा हो रहा है तो कॉटन बढ़िया से करो और इसको इंपोर्ट करो ब्रिटेन में। ये रिपोर्ट इसीलिए आया था यहाँ के एग्रीकल्चरल जितने भी प्रोडक्ट थे उसके बारे में जायजा लेने के लिए कि यहाँ बढ़िया कौन उग रहा है, जो अच्छा उग रहा है उसको और अच्छे से बढ़िया से उसको सपोर्ट करके, और हम लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसको हम इंपोर्ट करके ब्रिटेन ले जाएंगे। और ये था लालच ब्रिटिशर्स का इस रिपोर्ट के पीछे, ताकि यहां से जितने ज्यादा हो सके इल्ड निकाल सके, फ्रूटफुल इल्ड निकाल सके। ठीक है, आइए अब कहानी समझते हैं कि व्हाई इट वाज टोटली अपोज्ड। पहला तो सबको पता है, देयर वर नो एनी इंडियन मेंबर। यानी ये जो साइमन कमीशन था इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं थे। दो गो उन लोग, साइमन और एटली, 5 गो पॉलिटिशियन जो ब्रिटेन पार्लियामेंट के थे। पहला कारण यही था कि भाई साहब आप भारत में रिपोर्ट बना रहे हो, भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे रिपोर्ट बना रहे हो, भारत की दुर्दशा को देख रहे हो, तो भारत के लोग तो होने चाहिए। देयर वर सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े हैं, उनकी रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए इंडियंस, लोकल इंडियंस होने चाहिए, लोकल लीडर्स होने चाहिए, तब जाकर के आपकी रिपोर्ट कंप्लीट होगी। लेकिन वहां पर कोई इंडियंस नहीं था। मतलब हमारे दर्द को तुम पूछोगे और हमें दरकिनार करके, यही तो था। मेरी हाल भी तुम पूछ रहे हो और मेरे तरफ भी नहीं देख रहे हो, यही बात था। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट अस बट दे आर नेग्लेक्टिंग अस, है ना? यही कहानी था। देयर वर नो इंडियन। ये क्या था हमारे लिए? रेशियल इंसल्ट की तरह काम कर रहा था। हम लोग इंडियंस थे, हम लोग काले थे, हम लोग डीम कलर के थे, इसलिए हो सकता है हम लोग को उसमें नहीं, कमिटी में रखा गया। तो एक रेशियल इंसल्ट था। और ऐसे भी रेशियल इंसल्ट वाज
ऑन द सुपीरियर नॉच फॉर द ब्रिटिश। उनको घमंड था अपने गोरेपन पे। वही बात था, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग तो 2 दिन में ढल जाएगा। वी हैव डाउन दैट कलर इन अपकमिंग ईयर्स। कुछ दिन में ही तो हम लोगों ने उनके कलर को मैला कर दिया। चलिए खैर, और दूसरा पॉइंट क्या था, फॉर्म्ड बिफोर टाइम, 2 ईयर बिफोर, है ना, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स। कोई इंडियन लीडर से कंसल्टिंग नहीं की है, और 2 साल पहले उसको बना दिया। भाई 19 में आया था, 10 साल बाद 29 में आता, आया 27 में, बन गया 28 में लॉन्च हो गया। यानी 2 साल पहले उसका फॉर्मिंग, 29 में आता प्रॉपर, 29 में बनता, 30 उस तक आता, 1 साल लेट आता, हम लोग सही था। लेकिन तुमने जल्दी उसको भेज दिया, और भेजा तो भेजा, कोई इंडियन लीडर को कंसल्टेशन नहीं लिया, कोई इंडियन कंसल्टेंसी नहीं हुआ। फिर आता है, अब भाई इसको अपोज करना था, तो भारत में अपोज करने के लिए भाई भारत के जितने भी गठन थे, कांग्रेस की कमेटी थी, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस पार्टी था, इन सब पार्टियों का एकजुट होना बहुत जरूरी था। तो मद्रास का सेशन होता है 1927 में, जिसके कौन थे, अंसारी साहब उसके चेयरपर्सन थे, उसके प्रेसिडेंट थे, अंसारी साहब उसके चेयरपर्सन थे, याद रखिएगा। यहीं पर रिजोल्यूशन पास होता है, बॉयकॉट द कमीशन। दिसंबर में आमतौर से कब बनता है, दिसंबर में मीटिंग, लास्ट ऑफ द मंथ में बना। पता तो चल ही गया था कि 27 में रिपोर्ट वहां पे अनाउंस हो चुका है, साइमन कमीशन। तो यहां पर 27 में, वो भारत में 28 में लॉन्च होने से पहले मिशन यहां पर बॉयकॉट का आ चुका था, कि हम लोग इसको बॉयकॉट करेंगे। और यहीं पर मोतीलाल नेहरू साहब ने रिजोल्यूशन रखा, पूर्ण स्वराज का रखा था, पास नहीं हुआ था, लाहौर में पास होगा 29 में, याद रखिएगा। यह सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए हम पूछ रहे हैं आपसे कि कब नेहरू साहब ने पूर्ण स्वराज की वो रिजोल्यूशन की बात रखी थी। बात यहां पर रखा जा चुका था 1927 में, क्योंकि इतना ज्यादा माहौल बन रहा था, तो कहते कि भैया डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज। डोमिनियन स्टेटस से पूर्ण स्वराज की कहानी कब पहुंची, नेहरू रिपोर्ट के बाद। लेकिन नेहरू जो जी थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात यहीं पर कर दी। यहां पर जवाहरलाल नेहरू का बात हो रहा है, मोतीलाल नेहरू का नहीं। अब मोतीलाल नेहरू का नेहरू रिपोर्ट आएगा, ठीक है, लेकिन यहां पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की बात कह दी थी बस। लेकिन इसका पास हुआ, इसको कोई उतना सीरियसली लिया नहीं था, ठीक है। अब आते हैं बॉयकॉट की कहानी, पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स था। जब बॉयकॉट यहां से पास हो चुका, साइमन कमीशन आ चुका, भारत में लॉन्च हो गया फरवरी में, 3 फरवरी 1928 में, तब ये कहानी कैसे रच रहा था समझिएगा। ये सबसे पहले बॉम्बे में कमीशन उतरता है, और उतरते के साथ ही वहां पर हड़ताल, मास रैलीज, ब्लैक फ्लैग डिमोन्स्ट्रेशन एंड द स्लोगन साइमन गो बैक गिवन बाय लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बहुत बड़ी भूमिका यहां पर, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं वो, चिहाड़ते दहाड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यही वजह था कि उनकी मौत का भी यही कारण बना। सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थे लाला लाजपत राय। लाठी खाया उस जवान ने और अपनी जान को त्यागा था, ठीक है। तो यहीं पर उन्हीं का यह स्लोगन दिया गया भयानक तरीके का, द स्लोगन गिवन बाय साइमन गो बैक। और वहां पर बहुत काले झंडे से उनकी दुर्दशा दिखाई गई, गो ब्लैक, ब्लैक डेमोन्स्ट्रेशन, सब चीज वहां पर किया गया उस तरह से। फिर पुलिस का क्या रिप्रेशन था भैया, सब चीज समझेंगे। लाठीचार्ज शुरू कर दिया, टारगेट करते हुए जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत, लाला लाजपत राय को अक्टूबर में, ये अक्टूबर की घटना है 1928 में, और 17 नवंबर 1928 में लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है ड्यू टू एक्सेसिव वुंड्स। जो चोट लगता है उनको, उस चोट के वजह से वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। लाठीचार्ज में उनको, क्योंकि टारगेटेड लाठीचार्ज था, ये बोला था कि इन लोगों को कंट्रोल कर लो, पूरा भीड़ कंट्रोल हो जाएगा। तो टारगेटेड लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय वाज टारगेटेड एंड ही डाइड। ये डेट याद रखिएगा, 17 नवंबर 1928। इसी के बाद भगत सिंह, राजगुरु, हमारे भगत सिंह और राजगुरु किसका किलिंग करते हैं, जॉन सॉन्ड्रेस का किलिंग करते हैं 27 दिसंबर 1928। बस एक महीने के बाद, 1 महीना 10 दिन के बाद ये इनका किलिंग करते हैं। नाम अभी आएगा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। यहीं पर भाई मानते हैं इन लोगों का मृत्यु 2 साल के बाद होगा, लेकिन यहीं पर उन लोग का उद्गम होगा। याद करिए, ये कनेक्ट करो कहानी को, साइमन कमीशन से ही उद्गम होगा किनका, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। यही 4 का ट्रायो का कहानी यहीं पे शुरू होगा। इन लोग ने ही इन लोग तीनों, यहां पर एक नाम छूट रहा है, आइए यहां पर इस स्लाइड में बता देते हैं आप लोग को, यहीं पर बता देते हैं।
यहां पर एक नाम छूट रहा है, किनका? राजगुरु सुखदेव। सुखदेव, इन लोग तीनों ट्रायो का यहां से उद्गम होगा जब लाला लाजपत राय का डेथ होता है। इसी का बदला लेने के लिए इन लोगों ने क्या किया? जॉन सैंडर्स को किल किया। जॉन सैंडर्स टारगेट था ही नहीं। टारगेट कौन था? टारगेट था जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, यही लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया था। लाठी चार्ज का ऑर्डर यही दिया था। बट ड्यू टू, जब जेम्स स्कॉट जब निकला था तब उसके पीछे पीछे कौन निकले थे? जॉन सैंडर्स। और इनको ना पहचान करके इसको पहचान लिया कि यही है जेम्स स्कॉट। इन बाय डिफॉल्ट ही हैज बीन किल्ड। बट मरा तो ये क्या थे? यही थे कमांडर। उस समय यही ऑर्डर दिए थे लाठी चार्ज का। मेन टारगेट ये थे, बट डेथ किसका हो गया? इसका। बट हुआ ये भी क्या थे? ये भी उस समय कौन सा दूध का धूला था? ये भी उसी में था। तो अफसोस नहीं था। इसी को लेकर के उन लोग को हैंग किया जाता है। आगे हैंग किया जाता है 31 में। हाँ, 31 में हैंग किया। 23 मार्च फेमस डेट है। तीनों को शाबाशी के साथ लाहौर में बोलते हैं, शाबाशी से तुम, अच्छा हुआ कि तुम लोग हमको फांसी दे दिया। 23 मार्च को किनको? राजगुरु सुखदेव और इनको, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, तीनों को फांसी दिया जाता है लाहौर का सेंट्रल जेल में। उसके बाद शायद फरवरी में पहले गोली खुद को मारते हैं आजाद, चंद्रशेखर आजाद पार्क में मारते हैं। फरवरी में चंद्रशेखर आजाद मारते हैं और मार्च में इनको फांसी होता है। दोनों की कहानी 31 में ही होती है। 27 फरवरी में आजाद और 23 मार्च को ये तीनों ट्रायो इनकी फांसी होती है लाहौर में। ठीक है, ये 31 की कहानी है। ठीक है, 1931 की ये कहानी है। तो इसी सैंडर्स की हत्या में ही इनको पीछा किया जाता है, ढूंढा जाता है, ढूंढ करके इन लोग को फांसी जेल में किया जाता है। चलिए कहानी। अब साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन क्या था? क्या क्या रिकमेंडेशन था? पब्लिश द रिपोर्ट इन 2 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट को पब्लिश करता है। क्या क्या कहता है भाई? एबोल्यूशन ऑफ डायरकी, डायरकी को एबोल्यूस किया जाए। जो 1919 में था ना डायरकी, एक सेंट्रल और प्रोविंसेस में पावर था, उसको एबोल्यूस किया जाए। ठीक है, ये सब ऑप्शन में रहेगा, याद रखिएगा। एबोल्यूशन ऑफ डायरकी। प्रोविंशियल ऑटोनोमी, यानी जो छोटे छोटे प्रोविंसेज हैं उनको ऑटोनोमी दीजिए, खुद का सेल्फ डिसीजन के लिए दीजिए, नहीं हर बात को सेंटर से पूछा जाए। क्योंकि वहां पर 2 तरह का सब्जेक्ट था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। बोला था कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट में इन लोगों को भी खुद का मौका दीजिए, प्रोविंशियल ऑटोनोमी दीजिए। उसके बाद ऑल इंडिया फेडरेशन की बात कर रहा था, बोल रहा था कि जितने भी ब्रिटिश इंडिया थे और प्रिंसिली स्टेट थे, दोनों को मर्ज करो और एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाओ, ताकि यहां से मॉनिटर किया जा सके। ये इसका रिकमेंडेशन था, माना गया। इसके कुछ कुछ बातों को 1935 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलते हैं हम लोग, 1935 का एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, लेकिन ये सब उसका रिकमेंडेशन था। फिर यही सबसे गंदा बात कह दिया वो, कॉन्टिन्यूशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलता है कि इसका वो विरोध किया था। नहीं, इसका वो सपोर्ट किया था कि हिंदू मुस्लिम को अलग अलग डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी को बरकरार रखते हुए उसने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम रहना चाहिए, जिसका विरोध किया हम लोगों ने नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट में इसका अब बिहार में इसका थोड़ा झलक देख लीजिए, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। बिहार में क्या झलक है? ऑल पार्टी मीटिंग वाज हेल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये क्वेश्चन आ चुका है। साइमन कमीशन में ऑल पार्टी लीडरशिप का गठन जो करते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा करते हैं। इंपॉर्टेंट लीडर मजरूहुल हक, नाम नहीं भूलने का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्णा सिंह, सीएम ऑफ बिहार मौलाना मजरूहुल हक। ठीक है, ये हम लोग नहीं भूलेंगे। मेन एरिया, कोर एरिया बिहार में कौन कौन था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा। मुजफ्फरपुर में एकदम हल्ला हल्ला मच गया था साइमन कमीशन को लेकर के। सबसे ज्यादा हाई पे मुजफ्फरपुर रहा, क्योंकि यहां से चंपारण की वो हिम्मत थी, चंपारण सत्याग्रह का वो हिम्मत मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, शिवा स्वामी अय्यर क्या कहते हैं साइमन कमीशन को? ये इंपॉर्टेंट कोट है भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए कोट को रखा है हमने। इन्होंने क्या कहा? साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन द हीप ऑफ रबिश, कचरे के ढेर में उसको फेंक दो साइमन कमीशन रिपोर्ट को, जो 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट दिया है, रिकमेंडेशन दिया है। ये स्टेटमेंट किन्होंने कहा था? इन्होंने कहा था, श्रीवास्वामी अय्यर ने कहा था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था नेहरू रिपोर्ट को? नेहरू रिपोर्ट इसलिए बनाया गया ना, सबसे पहले जानते हैं ब्रिकेन हुड कौन थे? ये देखिए यहाँ पर लॉर्ड ब्रिकेन हेड, हुड नहीं, लॉर्ड ब्रिकेन हेड। ये हंस रहा था, ये कह रहा था कि तुम इंडियंस का औकात नहीं है कि तुम लोग सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम मिलकर एक कंसेंसस पे बैठ सको, एक एकत्रित होकर बैठ सको और एक रूल और कानून बना सको। तुम लोग में डाइवर्सिटी बहुत है। हंस रहा था हम लोग में, मतलब इसके एक चैलेंज स्वरूप नेहरू रिपोर्ट एक कारण बनता है।
जो ये थे लॉर्ड ब्रिकेनवुड था, ये हम लोग के ऊपर हंसा था कि तुम लोग हिंदू मुस्लिम मिल करके एक कंसेंसस पे नहीं बैठ सकते हो, एक राय विचार में नहीं बैठ सकते हो और एक संविधान बना सकते हो, एक सेट ऑफ रूल्स बना सकते हो। इसके बात को लेकर के हम लोगों ने क्या किया था, एक बात हम लोग इसका दिल पे लिया था। और दूसरा, नेशन वाइड प्रोटेस्ट चल रहा था साइमन गो बैक का, उसका एक हम लोग के ऊपर था कि हम लोग एक अपना रूल्स एंड लॉ बनाए, जिसका स्वरूप क्या था, ये हमारा नेहरू रिपोर्ट था। अब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग होता है भाई, इसका बात तो दिल पर हम लोग ले लिए। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग कहां होता है 1928 में? दिल्ली में होता है, याद रखिएगा दिल्ली में होता है। यहां से सवाल बनेगा, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मीटिंग दिल्ली में होता है। यहां पर एक कमेटी को सेटअप किया जाता है, किनके अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में। और इंपॉर्टेंट लीडर्स याद रखना भाई साहब, ये क्वेश्चन में होता है, हु वर द लीडर्स एंड हु वर द नॉट लीडर्स ड्यूरिंग द नेहरू रिपोर्ट। तो देखिए, प्रोमिनेंट लीडर जवाहरलाल नेहरू, उनके पुत्र तेज बहादुर सप्रू इंपॉर्टेंट, सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट, एम आर जयकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अली इमाम यही थे बिहार से, अली इमाम, अली इमाम आज बिहार, यहां से हम लोग बिहार स्पेशल से यहां से सवाल बन सकता है। ठीक है, दिस कमेटी को हम लोग क्या बोले थे? नेहरू कमेटी बोलते थे। ये जो कमेटी बना था नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए, इस कमेटी का नाम था नेहरू कमेटी। ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है पॉज करके लिखो कॉपी में, इसे भाई खाली बैठ के मुंह नहीं देखना है। इसका मेन प्रोविजन क्या था नेहरू रिपोर्ट का? मेन प्रोविजन नेहरू रिपोर्ट का था डोमिनियन स्टेटस। पहला था डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इंडिया शुड बी ग्रांटेड डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ये क्या कहने का मतलब था डोमिनियन स्टेटस? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मतलब हम लोग को डोमिनियन स्टेटस दे दो भाई। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या था? इसमें 56 कंट्रीज थे। कौन से कंट्रीज? इंडिपेंडेंट कंट्री, 56 इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक कनाडा। यानी हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम लोग अपना रिपब्लिक रहेंगे, सॉवरेन रहेंगे, लेकिन हम क्या रहेंगे? आपके अधीन रहेंगे, हम आपके अधीन आजाद रहेंगे। ठीक है, मतलब आपका सर हमारे हाथ पर रहेगा, ऐसा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में चाहते थे, डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। कौन? नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात किया इन्होंने, 19 फंडामेंटल राइट्स का डिमांड हुआ था नेहरू रिपोर्ट में। याद रखेंगे आप लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, माइनॉरिटी राइट्स एंड राइट टू पब्लिक ऑफिसेज, यही सब बात उन्होंने कहा था। सेकुलर स्टेट बोला इंडिया को कि भाई जो तुम बांट रहे हो, दे रहे हो सेपरेट इलेक्ट्रोड, उसका नहीं कहानी करना है हम लोग को। नो स्टेट रिलीजन, हम लोग सेकुलर होंगे। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज की बात किया उन्होंने कि राइट टू वोट होना चाहिए, नॉट बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए 18 साल के बाद। ठीक है, ये उन्होंने बात किया था। इसका मेन प्रोविजन और क्या था? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर में उन्होंने बात किया सेंटर का पावर और स्टेट का पावर, यानी जो प्रोविंसेस थे उसमें पावर का डिवीजन को लेकर। ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट की बात उन्होंने कही थी वहां पे। लिंग्विस्टिक का बात किया था कि कोई लिंग्विस्टिक पे स्टेट नहीं होना चाहिए, नो, प्रोविंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज, प्रोविंसेस को रिकॉग्नाइज करना चाहिए लिंग्विस्टिक पे, लेकिन लिंग्विस्टिक के हिसाब से हम लोग का वहां पर कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए। कोई मान लीजिए कोई मद्रास प्रोविंस है, तो हाँ ठीक है, मद्रास को भाई वहां पर तेलुगु मलयालम पीपल को नाम से जानना चाहिए, लेकिन डिवीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर माइनॉरिटीज एंड मुस्लिम, कोई सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, ये उन्होंने विरोध किया था उसका। ठीक है, ये जो साइमन कमीशन था, रिएक्शन एंड क्रिटिसिज्म, मुस्लिम लीग का ओपोजिशन क्या था भाई? मुस्लिम लीग क्या कहती है? मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया, क्यों किया? क्योंकि कोई सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात नहीं थी मुस्लिम भाई, इसीलिए तो उन्होंने किया था। और फेलियर ऑफ माइनॉरिटी राइट एंड सेटिस्फाइड मैनर में जो जितने भी माइनॉरिटी राइट्स थे उसको भी उन्होंने दखल खाज किया, बोला कि नहीं, यहाँ पर माइनॉरिटीज को कोई राइट नहीं दिया जा रहा है, सेपरेट इलेक्ट्रोड नहीं दिया जा रहा है, तो ये चीज हमारे लिए नहीं है। और जिन्ना का 14 को पॉइंट लाया गया था नेहरू रिपोर्ट के हिसाब से। भाई बोला कि तुम नेहरू रिपोर्ट बनाओगे, हम जिन्ना रिपोर्ट बनाएंगे। 14 पॉइंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहा? ब्रिटिश गवर्नमेंट कहता है कि ये रिपोर्ट को इग्नोर कर दिया, नेहरू रिपोर्ट को इग्नोर करने का बात कहता है, बोलता है कि डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनियन स्टेटस एंड द अदर प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरू में इसको एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को, ठीक है, लेकिन लाहौर सेशन में इसी रिपोर्ट को मॉडिफाई करके बोलती है कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमको, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन भाई साहब शुरू में इसको एक्सेप्ट कर लेती है रिपोर्ट को, उस रिपोर्ट को फिर मॉडिफाई करती है 1929 का लाहौर सेशन में, कहती है कि नहीं, डोमिनियन स्टेटस नहीं, मोतीलाल साहब आप गलत लिखे हैं, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, फुल इज्जत वाली बात हो गई, अब हमको चाहिए फुल इज्जत यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। चलिए इंपैक्ट क्या क्या था कहानी को समझ लीजिए। पॉलिटिकल यूनिटी क्या हुआ, डिस्क्रिप्शन में देखिए इसका, बहुत ये छोटा सा चार्ट पूरे लेक्चर का क्या है, निचोड़ है। फर्स्ट मेजर इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना भाई साहब, पहली बार नेहरू रिपोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का काम हुआ। डोमिनियन डोमिनियन टू पूर्ण स्वराज की तरफ है। देखो
क्या हुआ 1928 तक हम लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे डोमिनियन स्टेटस दे दो कॉमनवेल्थ के अंदर लाइक कनाडा की तरह, लेकिन 1929 में हम लोग क्या किए, हम लोग ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, अगर ये नहीं होता, साइमन कमीशन नहीं आता, ब्रेकन हेड ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते। फिर कम्युनल डिवाइड, हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो था वो टूटा, कम्युनल डिवीजन तो हुआ क्योंकि मुस्लिम लीग ने 14 पॉइंट दे दिया, नेहरू साहब का कुछ अलग पॉइंट था, तो यहाँ पर डिवीजन तो हुआ। यहीं से हम लोग को पता चलने लगा कि मुस्लिम हम लोग के साथ नहीं होगा। जिन्ना एक अलग पार्टी यहीं से बनाना शुरू कर चुके थे, और उनका वहां मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन तो बहुत छोटा सा बात था, वो तो ठीक था फॉर्मेशन, लेकिन 1930 के बाद से जो जिन्ना का जो डाइवर्जन दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। हाँ, कहीं कहीं अलाइंड दिखेंगे, लेकिन डाइवर्जन बहुत ज्यादा होगा। फिर अवेकनिंग इन बिहार, अवेकनिंग इन बिहार में सर अली इमाम का नाम और अदर इंपॉर्टेंट लीडर जैसे कि अनुग्रह नारायण सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद तो ऑल ओवर इंडिया के थे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लीडर थे, लेकिन बिहार में अनुग्रह नारायण सिन्हा, फिर सर अली इमाम, दीज आर द इंपॉर्टेंट लीडर। आई होप ये लेक्चर आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग डील करेंगे, और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्शन हम लोग को टेलीग्राम चैनल, इसी टेलीग्राम चैनल पे @सिविल संग्राम पे मिलेगा। किसी तरह का कोई कष्ट हो, परेशानी हो, आप लोग इस नंबर पे इसी तरह से कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप जिस तरह से आप लोग अभी कर रहे हैं, और हम लोग का civilsangram.com पे आप लोग विजिट करें। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें until you get selected। और गर्मी का दिन है, खुद को हाइड्रेटेड रखें, खुद को स्वस्थ रखें, और इसी तरह पढ़ते रहें। आप लोग अपना डाउट टेलीग्राम पे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें, वेबसाइट पे पूछें, कहीं भी पूछ सकते हैं। आई होप you are studying well and study hard until you get not selected, until you get selected। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।